हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम टॉपिक 4 करेंगे। कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट, सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशन, एक्सेप्शन, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज उसकी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कॉपीराइट होता क्या है। सेक्शन 14 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर जो है कॉपीराइट की डेफिनेशन दे रखी है। कॉपीराइट कहता है कि वो एक्सक्लूसिव राइट है, यानी सिर्फ कॉपीराइट ओनर को ये राइट होते हैं कि वो खुद ये काम करें या किसी और को परमिशन दे। ये राइट्स वर्क टाइप के हिसाब से अलग अलग होते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क। ओनर के पास रिप्रोडक्शन, पब्लिक परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, ट्रांसलेशन, अडाप्शन या फिर ट्रांस ये सारे जो है राइट्स होते हैं। और सेकेंड पॉइंट में हमारा आ जाता है, बी में हमारा आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के ओनर्स ऊपर वाले सारे राइट्स मिलते हैं और साथ ही सॉफ्टवेयर को सेल, कमर्शियल रेंट पर देना या फिर रेंट के लिए ऑफर करना, उनके पास ये भी राइट होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसका कि अगर सॉफ्टवेयर रेंटल में कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि सॉफ्टवेयर किसी मशीन के साथ इंसिडेंटल है, तो कमर्शियल रेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होते हैं। सी हमारा आ जाता है आर्टिस्टिक वर्क। ओनर के राइट्स होते हैं कि वर्क को रिप्रोड्यूस करना, जैसे कि 2D को 3D में कन्वर्ट करना या 3D को 2D में बनाना, पब्लिक को कम्युनिकेट करना, पब्लिक को कॉपी इश्यू करना, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में इंक्लूड करना, अडाप्शन बनाना, अडाप्शन के रिस्पेक्ट में भी ऊपर वाले राइट एक्सरसाइज करते हैं। फिर हमारा आ जाता है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के केस में ओनर के पास राइट्स होते हैं कि वो फिल्म की कॉपी बनाता है, फिल्म की कॉपीज को सेल या कमर्शियल रेंटर पे देता है या फिर फिल्म को पब्लिक तक कम्युनिकेट करता है। साउंड रिकॉर्डिंग के केस के अंदर ओनर के राइट्स होते हैं कि वो उस साउंड रिकॉर्डिंग की दूसरी रिकॉर्डिंग बनाता है, कॉपीज को सेल या फिर कमर्शियल रेंटल पर देता है या फिर पब्लिक को रिकॉर्डिंग कम्युनिकेट करता है। ये हमारे बेसिक कॉपीराइट्स होते हैं। ओके। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन 13, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या होते हैं हमारे। सेक्शन 13 के अंदर हमारे सब्जेक्ट मैटर्स दे रखे हैं। हमारे 13 क्लॉज 1 ये बोलता है कि इंडिया में कॉपीराइट सिर्फ 3 कैटेगरीज को मिलता है। फर्स्ट ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। सेकंड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स। थर्ड आ जाता है हमारा साउंड रिकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है इसका कि सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, ये सारी चीजें होती हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा ये होता है साउंड रिकॉर्डिंग्स। बेसिकली इन तीन को ही सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट मिल सकता है। 13 क्लॉज 2 ये बोलता है कि कब कॉपीराइट नहीं मिलेगा। कॉपीराइट तभी मिलेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट हमारा आ जाता है अगर वर्क पब्लिश हो चुका है, या तो इंडिया में पहली बार पब्लिश हुआ हो, या अगर पहली बार पब्लिश हुआ है तो उस ऑथर वो ऑथर जो है वो इंडियन सिटीजन हो, या अगर ऑथर की डेथ हो चुकी थी तो डेथ के टाइम इंडियन सिटीजन था। और सेकंड हमारा आ जाता है अगर वर्क अभी पब्लिश नहीं हुआ, अनपब्लिश वर्क है, तो ऑथर वर्क बनाते वक्त इंडियन सिटीजन था या इंडिया में परमानेंटली सेटल था। थर्ड हमारा आ जाता है आर्किटेक्चर। अगर वर्क बिल्डिंग या आर्किटेक्चर का काम है तो बिल्डिंग इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है जॉइंट ऑथरशिप के बारे में। अगर एक वर्क के मल्टीपल ऑथर्स हैं तो सभी ऑथर्स को ये सब राइट्स मिलेंगे जो ऊपर दिए गए हैं। सेक्शन 13 क्लॉज 3 बोलता है कॉपीराइट्स कब नहीं रहेगा। फर्स्ट आता है अगर फिल्म का कोई सब्सटैंशियल पार्ट किसी और के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है तो उसे फिल्म पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
किसी की परमिशन के बिना उसकी वीडियो फिल्म में यूज कर लेना, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता है। सेकेंड, अगर साउंड रिकॉर्डिंग बनाते वक्त किसी लिटरेरी, ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क का कॉपीराइट वायलेट हुआ हो, तो उस रिकॉर्डिंग को कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी सॉन्ग को बिना परमिशन के रिकॉर्ड करके रिलीज कर देना। सेक्शन 13 के क्लॉज 4 हमारा बात करता है सेपरेट कॉपीराइट के बाद। अगर किसी फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग में किसी और का कॉपीराइटेड वर्क यूज हुआ है, तो फिल्म का कॉपीराइट अलग रहेगा, ओरिजिनल वर्क का कॉपीराइट भी अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉवल पे मूवी बनती है, तो नॉवल का कॉपीराइट अलग रहेगा, मूवी का कॉपीराइट अलग रहेगा। सेक्शन 13 का क्लॉज 5 बात करता है आर्किटेक्चर के बारे में। बिल्डिंग के केस में कॉपीराइट सिर्फ उसके आर्टिस्टिक डिजाइन या फिर उसके अपीयरेंस पर होता है। कंस्ट्रक्शन मेथड, टेक्निक्स या प्रोसेस पर कॉपीराइट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग का यूनिक डिजाइन प्रोटेक्टेड है, लेकिन उससे बनाने का इंजीनियरिंग प्रोसेस कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड नहीं है। ओके, फिर हमारे आ जाते हैं नेबरिंग राइट्स। नेबरिंग राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कम्युनिकेटेड कॉपीराइट्स होते हैं टू द पब्लिक। इनको रिलेटेड राइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं कॉपीराइट के। ठीक है, ये राइट्स परफॉर्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को या फिर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। ये दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन 37, सेकेंड हमारा आ जाता है 38, 38A और 38B। दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड है। सेक्शन 37 हमारा क्या बोलता है? सेक्शन सी सेक्शन 37 हमारा ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट्स के बारे में बोलता है। हर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल राइट मिलता है जिसे ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 25 साल होती है। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से काउंट होता है ये। परमिशन के बिना कोई भी नहीं कर सकता है ब्रॉडकास्टिंग को दोबारा। ब्रॉडकास्टिंग को पब्लिक को पेड बेसिस पर दिखाना या सुनाना, ब्रॉडकास्टिंग की ऑडियो वीडियो को रिकॉर्डिंग बनाना, रिकॉर्डिंग की कॉपी बनाना, रिकॉर्डिंग को बेचना या रेंट पे देना, ये सब बिना परमिशन के नहीं होगा, वरना इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। 38 हमारा परफॉर्मेंस राइट के बारे में बात होती है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है सिंगर, एक्टर, डांसर, बेसिकली ये जो आर्टिस्ट होते हैं। हर परफॉर्मर को परफॉर्मेंस राइट मिलता है और उसकी ड्यूरेशन 50 ईयर्स होती है परफॉर्मेंस के नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से। 38A हमारा एक्सक्लूसिव राइट होता है परफॉर्मर का। सिर्फ परफॉर्मर ही डिसाइड करेगा कि उसे परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग बनानी है या नहीं, या उसकी कॉपी बनानी है या नहीं, क्या कॉपी किसी और में और डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि नहीं, कम्युनिकेट क्या उससे पब्लिक को कम्युनिकेट की जाएगी या नहीं, रिकॉर्डिंग सेल या रेंट होगी या नहीं, परफॉर्मेंस ब्रॉडकास्ट होगी या नहीं। अगर परफॉर्मर फिल्म में काम करता है, अगर परफॉर्मर रिटर्न कंसेंट दे देता है कि उसकी परफॉर्मेंस मूवी में यूज हो सकती है, तो प्रोड्यूसर उस परफॉर्मेंस को यूज कर सकता है। लेकिन अगर मूवी कमर्शियली यूज होती है तो परफॉर्मर को रॉयल्टी मिलेगी, बिना रॉयल्टी के नहीं होगा कोई काम। ओके, ये बात हमारी 38A में कही गई है। और 38B के अंदर हमारे आ जाते हैं परफॉर्मर्स के मॉरल राइट्स। ये राइट्स परफॉर्मर्स के पास हमेशा रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा आ जाता है राइट्स ऑफ एट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसका मतलब है परफॉर्मर्स का नाम मेंशन होना चाहिए मॉरल राइट्स के अंदर। सेकंड आ जाता है राइट्स ऑफ इंटेग्रिटी। अगर कोई परफॉर्मेंस को ऐसे चेंज करे जिससे परफॉर्मर की रेप्यूटेशन खराब हो, तो परफॉर्मर उसे रोक भी सकता है और साथ साथ में कंपनसेशन क्लेम भी कर सकता है।
ओके, ये तो हमारे नेबरिंग राइट्स के बारे में आ गया। ये हमारे कॉपीराइट और नेबरिंग राइट्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन बता दिया गया। कुछ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस होती हैं। फेयर डीलिंग के बारे में बात करेंगे जो हमारा सेक्शन 52 के अंदर मेंशन्ड है। बेसिकली फेयर डीलिंग होता क्या है? फेयर डीलिंग हमारा कॉपीराइट वर्क का यूज अलाउड है अगर उसका पर्पस हो। अगर किसी को प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए पढ़ने के लिए लेना है, या रिसर्च करने के लिए, या क्रिटिसाइज करने के लिए, या कोई भी करंट न्यूज इवेंट्स वगैरह में यूज करना हो, तो वह फेयर डीलिंग होती है। बेसिकली फेयर डीलिंग का अगर हम सिंपल शॉर्ट मतलब समझें तो फेयर डीलिंग का मतलब होता है कि पब्लिकली वो किसी अच्छे काम के लिए वो चीज़ वो यूज़ हो रही है, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो कुछ भी हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मूवी का एक छोटा क्लिप रिव्यू करने के लिए दिखाना होता है तो फिर वो अलाउड है, उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं होगा। ओके, कोर्ट केसेस या लीगल प्रोसीडिंग में कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज करना अलाउड है, या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए अलाउड है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट में कॉपीराइट मटेरियल यूज होता है। ये सच एग्जांपल्स हैं हमारे कॉपीराइट के जो ऑलरेडी हमारे सेक्शन 52 के अंदर जो है मेंशन्ड है। ओके, ये छोटा सा ये सेक्शन 52 इतना बड़ा नहीं है जितना इन्होंने जो है ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पर्पज से सिर्फ कुछ चीजें याद करने की जरूरत है कि प्राइवेट यूज, रिसर्च, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, रिपोर्ट करंट न्यूज, एजुकेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, इसके जो सर्टेन अंदर का पार्ट है सिर्फ वही ध्यान देना है। अदर देन दैट पूरा का पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमारी बात आ जाती है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की, विच इज गिवन इन सेक्शन 51। copyright infringement when a person without authorization or license does act that is exclusively reserved for the copyright owner। ये हमारा सेक्शन 51 के अंदर गिवन है। 51 क्लॉज ए हमारा ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन कॉपीराइट ओनर की लाइसेंस या परमिशन के बिना कोई ऐसा एक्ट करता है जो सिर्फ कॉपीराइट ओनर कर सकता है तो वो इन्फ्रिंज होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बुक की फोटोकॉपी करके बेचना, मूवी को बिना परमिशन के यूट्यूब पर अपलोड करना, सॉन्ग को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना बिना लाइसेंस के। सेक्शन 51 क्लॉज भी हमारा कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट कॉपी के साथ कैसे डील करते हैं। इसमें इंक्लूडेड है सेल करना, पायरेटेड बुक्स या डीवीडीज बेचना, रेंट पर देना, पायरेटेड मूवीज रेंट पर देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इंपोर्ट करना। ओके, पर्सन को पता होना चाहिए या फिर उसे बिलीव करने का रीजन हो सकता है कि वो कॉपी पायरेटेड है कि नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर पायरेटेड लॉ बुक्स बेच रहा है तो सेक्शन 51 का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है और उसको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा इसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं कि मूवी लीगली अपलोड करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सेलिंग फेक बुक्स एंड सो ऑन। इन्फ्रिंजमेंट क्या क्या नहीं हो सकता, जितनी भी चीजें हमारी फेयर डीलिंग के अंदर आती हैं, दैट इज सेक्शन 52 के अंदर आता है, वो हमारा इन्फ्रिंजमेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा। अगर किसी का भी इन्फ्रिंजमेंट होता है तो फिर हमें रेमेडीज भी तो चाहिए होती हैं। तो तीन टाइप्स ऑफ रेमेडीज हैं, सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी एंड एंटन पिलर। ठीक है, सिविल रेमेडी हमारा सेक्शन 55 के अंदर गिवन है।
अगर किसी ने कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया है तो कॉपीराइट ओनर कोर्ट से ये रेमेडीज मांग सकता है। कौन कौन सी होती है हमारी? इंजंक्शन, कोर्ट इन्फ्रिंजर को ये और कॉपीज बनाने या बेचने से रोक सकता है, स्टे ऑर्डर ले सकता है। डैमेजेस कंपनसेशन उसे मिल सकता है, या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट इन्फ्रिंजर ने जितना प्रॉफिट कमाया है कोर्ट उसका कुछ या पूरा प्रॉफिट ओनर को देने का ऑर्डर दे सकती है। एक एक्सेप्शन होता है इसके अंदर, अगर डिफेंडेंट प्रूव कर दे कि उसे पता ही नहीं था कि कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है और उसके पास बिलीव करने की रीजनेबल वजह थी कॉपीराइट नहीं है, तो ओनर डैमेज नहीं मांग सकता। इस सिचुएशन में सिर्फ इंजंक्शन या प्रॉफिट का कुछ या पूरा हिस्सा मिल सकता है। ओके, सेकेंड हमारा आ जाता है क्रिमिनल रेमेडी। सेक्शन 63 एंड 63A हमारा क्रिमिनल रेमेडी के बारे में बात करता है। अगर कोई जानबूझकर कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है या किसी और की हेल्प करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। फर्स्ट टाइम जो है अगर उसने ये करा होता है तो जेल में मिनिमम 6 मंथ की, मैक्सिमम 3 इयर्स की, फाइन 50,000 से 2 लाख तक देना होता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल केस होता है या फिर उसने जो है रिपीट करा होता है, रिपीटेड ऑफेंडर होता है, तो उसे 1 साल की सजा या 3 साल की सजा होती है। 1 लाख से 2 लाख उसे फाइन भरना ही भरना होता है। सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को सीज कर सकता है। उन कॉपीज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी करना होता है। थर्ड हमारा आ जाता है एंटन पेलर ऑर्डर। ये एक स्पेशल कोर्ट ऑर्डर है। अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इन्फ्रिंजिंग गुड्स छुपा रहा है या डिस्ट्रॉय कर सकता है तो कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर पास करती है। एक्स पार्टे ऑर्डर मतलब सिर्फ प्लेंटिफ की बात सुनकर ऑर्डर दे देना बिना डिफेंडेंट की सुने। इस ऑर्डर के थ्रू प्लेंटिफ अपने लॉयर के साथ डिफेंडेंट की प्रेमिसेस में एंटर कर सकता है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी कॉपीज ले सकता है या फिर उन्हें सेफ कस्टडी के लिए सीज कर सकता है। इसका मेन पर्पस होता है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय या छिपाने से बचाना जिससे कि जस्टिस प्रॉपरली हो सके। ओके, कुछ केस लॉज हैं इम्पोर्टेंट और किस तरीके से आपको सेक्शंस याद करने हैं उनके निमोनिक्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे।